अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अप्रैल की शब ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 300 ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे, जिसके नतीजे में इसराइली एयरबेस और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले में 12 इसराइली अफराद भी जख्मी हुए थे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल के खिलाफ किए जाने वाले इस ऑपरेशन को ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है। ईरानी हुकूमत तो अहदाफ की कामयाबी के दावे के साथ ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर रही है, मगर इसराइल की जानिब से ईरानी हमले का भरपूर जवाब देने का अंदिया भी दिया जा रहा है। बज़ाहिर अमरीका ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जहरियत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, मगर इसराइल के दिफा के लिए अमरीका मैदान में मौजूद जरूर है। तारीख ये बताती है कि 1 अप्रैल को इसराइल की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब के लीडर समेत 12 अफराद शहीद हुए थे, जिसके नतीजे में मजबूरन ईरान को इसराइल पर हमला करके मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा। आलमी बरादरी तो ईरान और इसराइल को तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने का पैगाम दे रही है, मगर सवाल यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या दुनिया किसी तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है? सवाल तो ये भी अहम है कि गजा जंग का इख्तिताम क्या होगा। इस सब पर हमसे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। सैयद साहब, ये बताइए, दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान के इसराइल पर हमले को आप कैसे देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, व्यूअर्स को बड़ा मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ आज बहुत तारीखी दिन है कि बड़ी बात किसी मुसलमान मुल्क में ये हिम्मत हुई, ये हौसला, ये जुर्रत हुई और ये कुव्वत और सलाहियत हुई कि इसराइली जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे। जो मैं समझता हूँ के बाद ये वाकया हुआ है। 50 साल पहले 1973 में अरब इजरायली वो सीरिया और इजिप्ट ने उसमें इजराइल का जारियत का मुकाबला किया था। उसमें उसके वजीर आजम थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। उन्होंने पायलट्स भेजे थे सीरिया की, और हमने 2 जहाज इजराइल के गिराए थे। तो बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे 2-3 वाकयात हुए हैं। एक तो इजराइल का जो भरम था कि इजराइल जो चाहे जब चाहे जिसके खिलाफ चाहे कर, और कोई मुल्क उनके सामने खड़ा नहीं होगा। और हालांकि उन्होंने बड़े जुल्म ढाए हैं, फलस्तीनियों के साथ रहे हैं, नस्ल कुशी हो रही है, लेकिन वो सियासी, सफारती, इखलाकी, कानूनी तौर पर हमास के खिलाफ भी जंग हार चुके हैं, क्योंकि हमास को वो पसपा नहीं कर सके और उनके हौसले पस्त नहीं हुए, और हमास की फौज और क़यादत दोनों कायम है। दूसरा है कि अमेरिका को अब खौफ हो गया है कि जनाब ये तो नेतन्याहू मरवा देगा, क्योंकि नेतन्याहू का अब सियासी मुस्तकिल मुंसलिक है जंग की जारी रहने से जो फलस्तीन के खिलाफ है। इसलिए आज जो गुफ्तगू हुई है बाइडन की और नेतन्याहू की 25 मिनट की टेलीफोन पे, बाइडन ने उसे एक किस्म का, मैं तो कहूँगा, अल्टीमेटम दिया है कि जनाब अगर ईरान से तुम छेड़ाछाड़ी करते हो तो हम आपके साथ, और आप उसका जवाब न दें, और अगर कोई कार्रवाई करने का इरादा भी है तो पूछ लें। तो ईरान ने भी वार्निंग दे दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने साथ दिया तो जो अमेरिकी अड्डे हैं इस वक्त मशरकी वस्ता में, उस पर ईरान हमला। तो मेरा ख्याल है कि मैं बड़ा कोई हमला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ईरान के खिलाफ। कुछ और कार्रवाई है, क्योंकि ईरान ने शो कर दिया है कि वो they'll hit back। नो डाउट को ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन आपके ख्याल में दुनिया ईरान के इसराइल पर हमले को एक्शन समझेगी या एक्शन का रिएक्शन समझा जाएगा? आपके ख्याल में आलमी बरादरी इसको कैसे ले रही है? दिफा समझा जाएगा या जारियत? इसमें 2 मौक़िफ़ होंगे। जो तो मगरबी ममालिक हैं जो इजराइल के हमायती हैं, जिसमें अमेरिका आता है, और जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान, ये जो मुल्क सफेद फार्म यूरोप के, अमेरिका के, कनाडा के, G7 के, जिसकी मीटिंग बुलाई है बाइडन ने आज, वो तो अपना रवायती मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे जो इजराइल की हमायत है, जो ब्लाइंड सपोर्ट है। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है, एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, जिसमें बेशतर मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, वो उनकी हुकूमतें और उनकी राय आमा का रोल मुख्तलिफ होगा। वो इसको एक रिएक्शन समझेंगे और एक जायज़ जवाब समझेंगे जारियत का, क्योंकि हमने भी ये किया था। आपको याद होगा 5 साल पहले पुलवामा के बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जारियत की।
पायलट पकड़ लिया अभिनंदन। तो जो आपकी खिलाफ जारियत करता है कोई भी खुद मुख्तार मुल्क, उसका फिर जवाब देना पड़ता है, जो ईरान ने टाइमली दिया और बर वक्त दिया। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना, इससे पहले अगर कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी को देखा जाए, उनको टारगेट किया गया था, फिर मोहसिन फ़खरी जो साइंटिस्ट थे उनको टारगेट किया गया, अब ईरानी सफारत खाने को टारगेट किया गया है। ईरान के पास जवाबी हमले के अलावा चॉइस क्या थी और क्या हो सकता था? ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि एक पैटर्न है, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने कहा जब कासिम सुलेमानी बगदाद के एयरपोर्ट में था और बगदाद की सरजमीन उन्होंने मारा उनको, ठीक है जी, और उस वक्त उसके साथ इराक का एक जनरल भी मारा गया था, मिलिशिया का था। फिर आपने जिक्र किया जो ईरानी साइंटिस्ट था, जो फादर था न्यूक्लियर प्रोग्राम का, फखरीजादे जी, और मोहसिन फखरीजादे को उन्होंने तेहरान के बाहर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन से मार। तो ये जो रियासती दहशतगर्द मुल्क है इजराइल जैसे, उसका जवाब देना जरूरी है। और ईरान ने जो जवाब दिया, सोच समझ के दिया, जल्दी में नहीं दिया। 1 अप्रैल को उनके खिलाफ हुआ वाकया, वो जो उनके सफारत खाने पर दमिश्क में, तो उन्होंने आज 2 हफ्ते के बाद बड़ी तैयारी के साथ, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और पूरी फिजा तैयार करके 350 ड्रोन मारे। उन्होंने बता दिया कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी सलाहियत है, इस किस्म की रॉकेटरी है कि वो इजराइल के अंदर हमला कर सकते हैं। ये बड़ी अनोखी बात हुई है। इजराइल के जो था कि आयरन डोम है और अमेरिका का डिफेंड करेगा और इजराइल के खिलाफ इनप्रेग्नेबल है, इनविंसिबल है, इनवनरेबल है, वो सब कोलैप्स होगी वो सारी थ्योरी। पहली दफा इजराइल को 75 सालों में ये फीलिंग हो रही है कि हम अपना दिफा नहीं कर सकते। और अभी भी आज आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने 350 में से 70 ड्रोन और मिसाइल अमेरिका ने रोके थे। बिल्कुल, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि अमेरिका और इसराइल ने सोची साजिश के तहत ईरान को इस जंग में घसीटा है? मैं कंस्पिरेसी थियरी में यकीन नहीं रखता नॉर्मली, और कई वाकयात होते हैं, हमारा कई लोगों का ख्याल होता है कि हर चीज साजिश होती है। पाकिस्तान में भी हम यकीन करते हैं कि सारे फैसले अमेरिका करता है, ये सारे फैसले बाहर से होते हैं। हम अपनी जो गलतियां हैं, कोताही हैं, नालायकियां हैं, उसको हम मद्देनजर नहीं रखते। ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका का जरूर प्रॉक्सी है इजराइल, अमेरिका इजराइल इकट्ठे जरूर चलते हैं। सरप्राइज ये हुआ है कि कुछ उनको ख्याल था रद्द-ए-अमल ईरान से आएगा, लेकिन इस वसी पैमाने पर, इस स्केल पर और इस इंतहा तक के जो 350 ड्रोन मार लेगा, इसकी तवक्को ना अमेरिका को थी ना इजराइल को थी। तो ये मैं समझता हूँ कि वो सरप्राइज हुआ, इसलिए बाइडन ने एकदम मीटिंग बुलाई अपनी रात को और टेलीफोन कॉल भी की, और उसका जो डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस सेक्रेटरी रादर जनरल ऑस्टिन, उसने भी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया कि जनाब अभी तक हाथ हौला रखें, ना अटैक करें, ना रोकें, हमसे पूछें और हमारे पूछे बगैर कोई कार्रवाई ना करें। ठीक, इस वक्त इजराइल का आपको क्या लगता है कि किस किस्म का रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या कोई डायरेक्ट जंग की तरफ जाएंगे, या आपको लगता है कि ईरान इसराइल कशीदगी के गज़ा जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे? इस वक्त जी जो अहम पहलू है ये है कि नेतन्याहू जो एक वॉर क्रिमिनल है, 6 महीने से जो एक टेलीवाइज्ड लाइव जेनोसाइड हो रहा है, उसको पता है कि जिस दिन ये फलस्तीन की जंग, गाजा की जंग खत्म हुई, उसका सियासी खात्मा हो जाएगा। ही इज वेरी अनपॉपुलर, लोग कहते हैं इसे जान छुड़ाए, वो जंग को तूल दे रहा है और उसका इंटरेस्ट है कि जंग बढ़े ताकि मेरी कुर्सी कायम रहे। असल में ये मसला है। तो इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अमन का नेतन्याहू है, इजराइल के लिए भी खुद जिस किस्म की वो कार्रवाई कर रहा है। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में मैं नहीं देख रहा कि कोई बड़ी जंग का खतरा कि वो डायरेक्टली ईरान पर शद हमला करे, लेकिन ईरान के आपको पता है कई अड्डे हैं, तंसीबात हैं, ताल्लुकात हैं, उनके हलीफ भी हैं, हिजबुल्लाह है लेबनान में, हुथीज हैं यमन में, इराक और सीरिया में अड्डे भी हैं, उनके तंसीबात भी हैं, और कई उनके हलीफ, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में शहीद किया गया, कौंसल खाने को दमिश्क में मारा गया। तो इस खत्ते में हो सकता है कि वो बराह रास्त नहीं तो बिलवास्ते ईरानी तंसीबात पर हमला करें और ये कहें कि स्कोर इवन है। अब देखें ना उनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इजराइल का, उन्होंने कहा है कि जी ये जो हुआ है हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो वो शो करना चाहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो इसलिए ताकि बड़ी जंग ना हो। तो मैं समझता हूँ कि कोशिश यही है सबकी कि इसमें एक इत्तेफाक राय है सिवाय नेतन्याहू के कि बड़ी जंग, चाहे वो अरब ममालिक हो, मुसलमान ममालिक हो,
UN सिक्योरिटी काउंसिल हो, अमेरिका रूटीन हो। तो उस हवाले से, और इजरायली अवाम भी मैं वो नहीं चाहेंगे बड़ी जंग हो, क्योंकि बड़ी जंग काबू नहीं होगी। अगर वो उसको नहीं हरा सके तो ईरान को हराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ईरान तो वैसे भी फिर वो लड़ेंगे, वो 8 साल तक लड़ते रहे इराक के खिलाफ और लोगों के खिलाफ, तो उनको मौत का कोई खौफ नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हमारे साथ मौजूद है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए? ईरान पाकिस्तान का हमसाया है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दिनों में कुछ कशीदगी भी रही। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ी तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को क्या पोजीशन लेनी चाहिए? क्या सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए या ईरान की साइड लेनी चाहिए या न्यूट्रल लेना चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान को असूली मौक़िफ़ चाहिए। जब हमारे खिलाफ जारियत हुई थी, हमने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया था? कहा था कि हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे और हम पासदारी करेंगे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की और UN चार्टर की। हमें वही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। और हमें बाकी OIC के लिए हवाले से हमें भी, अगर आज G7 की कॉन्फ्रेंस बुला रहा है बाइडन वाशिंगटन में वर्चुअली और उससे सबसे मिल रहा है, तो वाई नॉट OIC को भी आप उसमें ये कहें कि इजराइल की मजम्मत करें, ईरान से यकजहती करें, सीज फायर होना चाहिए गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है। जो कोर इशू जनाब नहीं है, कोर इशू फलस्तीन है, उसका होना चाहिए। और उसमें जितनी बड़ी ताकतें हैं, चाहे अमेरिका है, चीन है, रूस है, वो मिलके इस मामले को काम किया जाए, जिसका कैपिटल हो अल-कुद्स शरीफ, क्योंकि वो जो जड़ है ये मसले की, और इजराइल की जारियत को रोका जाए, इसको लगाम लगाया जाए। लेकिन इसमें अगर हम आए बाएं शाय करेंगे और फुसफुसा बयान देंगे, हाथ मलते रहेंगे, वो बात नहीं बढ़ेगी। कल को इंडिया को भी वही शय मिल सकती है जो इजराइल ने किया है। इंडिया अगर आपसे करेगा तो फिर आप वही करेंगे कि हमें बड़े तशवीश है और हम सबको कहते हैं इकट्ठे हो जाएं। सब पार्टीज नहीं है, एक जारे है और मजलूम है, एक के खिलाफ जारियत हुई है। तो देयर इज अ डिफरेंस। एक जालिम और मजलूम का फर्क है, वो हमें फर्क वाज़ेह करना चाहिए। वो मॉरली भी करेक्ट है, लीगली भी करेक्ट है और पॉलिटिकली भी। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का कि हमने तो बड़े स्टैंड लिए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंड। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले कायद आज़म की बात की, फिर अयूब खान ने स्टैंड लिया था ऑन ये 67 वॉर, जनरल ज़ियाउल हक ने स्टैंड लिया था, फौजी स्टैंड ले लेते थे। तो अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट इतनी कमजोर है, इतने घबराई हुई है, तो फिर तो अफसोसनाक पहलू होगा ना। अरब ममालिक को अगर देखा जाए तो उसको आप कैसे देखते हैं? माजी में अरब वर्ल्ड दो हिस्सों में तकसीम थी, एक को ईरान लीड कर रहा था, दूसरे को सऊदी अरब लीड कर रहा था। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब की क्या पोजीशन होगी इसमें? देखिए जी, अरब ममालिक के हवाले से मैं कहूँगा दो पहलू हैं उसके। एक पहलू है हुकूमत का, जो सरकारी मौक़िफ़ है। कुछ हुकूमतें, उनके ताल्लुकात भी हैं इजराइल के साथ, कुछ खुफिया मरासले भी हैं, उनसे ताल्लुकात भी हैं और उनसे रखते हैं, और लेकिन खुल के सामने ईरान के खिलाफ वो नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है अरब पब्लिक ओपिनियन, और अरब राय आमा बहुत मजबूत है, वो इस वक्त इजराइल की बहुत मुखालिफ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज जिक्र काफी हुआ उर्दन का, जॉर्डन का, जो एक बॉर्डर भी करता है सारा पैलेस्टाइन इजराइल के साथ। रमजान शरीफ में आपको याद होगा, आप फॉलो भी बड़ा करती हैं क्लोजली सारे इंटरनेशनल अफेयर्स, कि कितनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई अमान में। रमजान शरीफ में आपने देखा होगा कितनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई अमान में, उनका जो कैपिटल है उर्दन का, और 3 लाख लोग निकले फलस्तीनी के साथ यकजहती के लिए। तो अरब एलीट एक तरफ है, अरब स्ट्रीट एक तरफ है। ये एक तजाद है which is unfortunately there। बट मुशाहिद हुसैन सैयद, ये बताइए, क्या इसराइल, अमेरिका और ईरान, इन तीनों में से कोई भी इस पोजीशन में है कि वो जंग अफोर्ड कर सके? मेरा ख्याल तीनों नहीं अफोर्ड कर सकते, नाइदर इजराइल नॉर अमेरिका नॉर ईरान। और ये तीनों की, इसलिए इजराइल बतौर रियासत की बात कर रहा हूँ मैं, इजरायली हुकूमत की बात नहीं कर रहा। मैंने बता दिया था कि नेतन्याहू का मौक़िफ़ और है, और वो तो अपना, क्योंकि वो अपनी हुकूमत को तूल देना चाहता है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनका वो अफोर्ड नहीं कर सकते जंग, और वो नहीं चाहेंगे जंग को बढ़ना। तो ईरान ने भी वार्निंग तो दे दी है, लेकिन ईरान ने ये भी कहा है, आपको पता है UN में, कि हमने जो ऑपरेशन करना था जवाबी कार्रवाई, वो हमारा इख्तिताम पर पहुंच चुका है, यानी कि वो कंक्लूड हो गया है, जो हमने करना था वो कर दिया, इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अगर इजराइल ने और कुछ किया तो फिर जवाबी कार्रवाई हो। बट अगर तो उस हवाले से मेरे ख्याल में एक बेसिस है।
राइट, एक बेसिस है आगे बढ़ने का. ठीक है. अगर सर इफ यू थिंक कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जंग, तो आपके ख्याल में ईरानी सफारत खाने पर हमले का मकसद क्या था? क्या जंग को फैलाना था या गजा के मामले पर आलमी बरादरी की तवज्जो हटाना था? ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? बहुत अच्छा आपने समिंग अप किया, अपने सवाल में आपने जवाब भी दे दिया. दोनों पहलू थे. अच्छा, ये एक डेस्परेट बंदे का एक्शन था जो गजा में नाकाम हो चुका है. 6 महीने पहले उसने कहा था कि मैं 3 हफ्ते में हमास की क़यादत को खत्म कर देंगे, हमास का हम खात्मा कर देंगे, हम टेक ओवर कर लेंगे, हम इन्वेजन कर देंगे. हमास के 30,000 फौजी हैं, उसमें से 6,500 शहीद हुए, सारे कायम हैं. हमास की क़यादत गारों के अंदर घुसी हुई है. या सिनवार जो मुजाहिद हैं, मोहम्मद अबू तैफ जो मुजाहिद हैं, वो सब छुपे हुए हैं गारों में. हॉस्टेजेस जो इजराइल के थे वो भी उनके साथ अंदर हैं, वो भी रिलीज नहीं हो सके. और फलस्तीनियों के हौसले पसपा नहीं हुए. आपने देखा परसों क्या हुआ कि इस्माइल हानिया जो इनका लीडर है हमास का, उसके 3 बेटे जी, उनके तीनों बेटे शहीद हो गए. पोतियां शहीद हुई. एक शहीद, उसने क्या रिएक्शन दिया? तो ये एक किस्म की बड़ी पक्की कुव्वत ईमानी वाली कौम है, इसको हरा नहीं सके. सो एक तवज्जो हटाना वहां से, नाकामी से, क्योंकि इसराइल वो जंग हार गया. दूसरा जंग को बढ़ाना ताकि अमेरिका शामिल हो जाए, बड़ी जंग हो जाए और हम उसका काम चलता रहे. तो दोनों का ये उसका 2 प्रॉन्ग पर्पस था और वो बैकफायर हो गया. लेकिन अगर आप देखें तो एक तरफ से जी, तो एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, दूसरी तरफ से जहरियत भी कम नहीं हो रही. सो यू थिंक कि इस सिचुएशन में सीज फायर के बगैर अमन कायम किया जा सकता है? मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? बिल्कुल. ये बड़ा, दिस इज द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस जी. और इसका रूट जो कुंजी है इसकी वॉशिंगटन डीसी में है, अमेरिका बहादुर के पास है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है. अमेरिका ने पिछले दिहाइयों में $300 अरब इमदाद दी है इजराइल को, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री. शायद मरतबा उन्होंने वीटो किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस इजराइल के हक में. तो वो उसका गॉड फादर है. तो गॉड फादर को चाहिए कि अब उसको लगाम डाले अपने नेतन्याहू को. CIA इतनी दफा तख्ते उल्टता है बाकी ममालिक में, तो उसका भी तख्ता उल्ट दे, उसको निकाल दे. तो ये खतरा है अमन के लिए और पूरे खिते के लिए. और साथ साथ सीज फायर भी हो और पायदार अमन भी हो. सीज फायर सिर्फ ये नहीं कि चंद हफ्तों के लिए, चंद महीनों के लिए. सीज फायर का मतलब है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि एक आजाद फलस्तीनी रियासत कायम होगी जो जड़ है अमन सलामती और इस खिते में. जब तक वो नहीं होगा तो वो फायदा कोई नहीं. अमेरिका की पोजीशन पे भी बात करना चाहेंगे. उसकी क्या पोजीशन है, क्या रोल है? क्योंकि एक तरफ तो वो बात करते हैं कि हम जो है इंसानियत के साथ हैं, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं. दूसरी तरफ बैक द डोर्स वो सपोर्ट भी करते हैं इजराइल को. क्या वो कंफ्यूज है खुद, या फिर वो इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकते? ये क्या ड्यूल कैरेक्टर है? नहीं जी, सीधी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है भी. मैं 4 साल अमेरिका रहा हूँ, मैं वॉशिंगटन में रहा हूँ, मैंने कांग्रेस में भी काम किया है. अमेरिकन कांग्रेस इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी. जिस तरह गाजा है या वेस्ट बैंक है कि वो मकबूजा है, तो ये भी मकबूजा इलाका है. इजरायली लॉबी का नाम है AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी. वो कंट्रोल करती है. उससे खौफजदा हैं सारे लोग, क्योंकि अगर वो आपके खिलाफ हो जाए तो आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, बल्कि आपका सियासी खात्मा हो जाएगा. इतनी पावरफुल है. तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि अमेरिका की मुनाफकत, अमेरिका के दौरे मेयार और अमेरिका की जो जानबूझ के इजराइल की हमायत, हमें लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स का, हमें लेक्चर देते हैं जमहूरियत का, हमें लेक्चर देते हैं कि ये आज़ादी का. तो आपने अपने मुल्क के अंदर क्या किया है? इजराइल के इशू पर ना आज़ादी है, ना ह्यूमन राइट्स हैं, ना जमहूरियत है, और सिर्फ एक जालिम का साथ दे रहे हैं अमेरिका. तो अमेरिका भी एक्सपोज हो गया है, मगरब भी एक्सपोज हो गया है, और बल्कि मगरबी मीडिया भी एक्सपोज हो गया है कि कितने दौरे में आ रहे हैं. वो तो सरकारी सच जो उनकी गवर्नमेंट कहती है. हमारा मीडिया अमेरिकन मीडिया से ज्यादा आजाद है. लेट मी टेल यू दैट. और लॉट ऑफ इश्यूज वी स्पीक द ट्रूथ, और हिम्मत है लोगों को बोलने की. अच्छा, कुछ अरसे बाद अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, और आप जैसे कि आपको खुद भी पता है कि हर जंग की एक कीमत होती है. सो यू थिंक कि इस जंग की कीमत अमेरिका को, जो बाइडेन को, क्या अदा करनी पड़ेगी? और अगर इजराइल की बात करें तो नेतन्याहू को क्या अदा करनी पड़ेगी? क्या फ्यूचर देखते हैं आप? मैं देख रहा हूं कि जो बाइडन फारग हो गया है, उसकी सियासत का खात्मा हो जाएगा. 5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन है.
میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. ناٹ آن دس ایشو الون, اور بھی ایشوز ہیں. یہ ایک ناکام صدر ہے بائیڈن, اور اس نے ہر جگہ جنگیں شروع کی ہیں. رشیا کو پرووک کیا یوکرین میں, چائنا کو پرووک کیا نیو کولڈ وار کے لیے ایسٹ ایشیا میں, اور اسرائیل کو این او سی دے دیا کہ وہ قتل عام کرے مڈل ایسٹ میں. تو اس نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال میں عالمی امن کے لیے بہت نقصان پہنچایا ہے, اور یہ کمزور صدر ہے, یہ امریکن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. ہی از اے ٹوٹل فیلئر, اور ٹرمپ مجھے لگتا ہے کہ وہ جیتے گا الیکشن. اور جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے, نیتن جو اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, اب ان کو ہوش آ گئی ہے کہ نیتن یاہو نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا اسرائیلی عوام کو, اور اسرائیلی عوام کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دے گا, اور اسرائیل کا ناقابل تسخیر ہے اس کا دفاع, وہ تو ساری باتیں فراڈ نکلی. وہ تو حماس نے اس کا ختم کر دیا بھرم, اب ایران نے آج ختم کر دیا, تو کیا رہ گیا ہے اسرائیل کے پاس؟ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل شاید اور بڑا شدید نقصان. اس کی تو سروائیول از ناؤ ڈیپینڈنٹ آن واشنگٹن ڈی سی اور امریکہ. ٹھیک, ایران ایک طویل عرصے سے امریکی پابندیوں کے زیر اعتاب ہے, اور امریکہ سملرلی پاکستان پہ بھی کافی پریشر ہے امریکہ کی طرف سے. اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں ایران گیس پائپ لائن پر, سو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اس کا فیوچر ہے؟ اور سیکنڈلی آئی ایم ایف کے معاہدہ بھی آگے آ رہا ہے, ہمارے وزیر خزانہ بھی امریکہ میں موجود ہیں اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے پاکستان پر؟ دیکھیں جی, اس کو سیگریگیٹ کر لیں دو ایشوز کو. جہاں تک ایک معیشت کا تعلق ہے, معیشت تو ہم نے اپنا جو اکنامک مینجمنٹ ہے اور اسی ہے وہ تو ہم نے آؤٹ سورس کر دی آئی ایم ایف کو, کہ جو آئی ایم ایف فیصلہ, اس فیصلے کے نتیجے میں ہم جو قبول کریں گے وہ فیصلہ, اور فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں کچھ پیسے ملیں گے. ابھی کچھ ملے ہیں, آئندہ بھی ملیں گے. تو وہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ مینج ہوگی, وہ ٹیک آف کی طرف میں نہیں نظر آتا اگلے 2 سال دیکھ رہا, کیونکہ جو پھر جس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں اتنی سختی کے ساتھ, قیمتیں بڑھیں گی, لوگ ناراض ہوں گے, سبسڈیز ختم ہوں گی, اور مشکل فیصلے ہماری حکومت نہیں کر سکتی, وہ صرف آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن امپلیمنٹ کر سکتی ہے. دوسری طرف جو بات ہے پائپ لائن کا آپ نے ایشو کیا, ہمارے انٹرسٹ بی ویری کلیئر لائی ان دا ریجن. ہمارے 4 ہمسائے ہیں, چائنا, انڈیا, ایران, افغانستان. ہمارے ان ہمسایوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں فورن پالیسی میں واٹ آئی کال انگریزی میں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. 4 میں سے 3 ہمسایوں سے تو آپ کی فوجی جھڑپ ہو چکی ہے 5 سالوں میں 3 دفعہ. ایران جہاں تک تعلق ہے, انڈیا نے تو خود حملہ کیا تھا پلوامہ کا, لیکن ایران, افغانستان سے تو آپ کی خود تعلقات کشیدہ تھے. پھر ابھی چائنا کے پچھلے مہینے میں ہوا ہے ابھی واقعہ شام والا, کہ چائنیز لاشیں جا چکی ہیں پچھلے 5 سالوں میں 6 حملوں میں, اور چینی باشندستان میں سی پیک میں کام کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ میں کام کر رہے ہیں. ہم ان کی جان و مال کا ناکام رہے ہیں. ہمیں ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی, کورس کریکشن کی ضرورت ہے. کہاں ہم غلطی پر ہیں, اس غلطی کو درست کریں, ریورس دا رانگ اینڈ موو فارورڈ. مشاہد حسین سید صاحب, پاکستان اس وقت سی پیک کے فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. دیکھا جائے تو امریکہ اور آئی ایم ایف کو سی پیک کے بہت سے پروجیکٹس پہ بہت سے تحفظات ہیں, جہاں ایک طرف آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کرنی ہے اور دوسری طرف سی پیک کے فیز 2 کو بھی مکمل کرنا ہے. تو آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں سی پیک کا, کیا مکمل ہو جائے گا, کیپنگ ان مائنڈ دی ریزرویشنز آئی ایم ایف ہیز؟ پاکستان کی تاریخ بتا دوں آپ کو. جی, آپ کو 60 سال پہلے امریکہ کو بڑے تحفظات تھے کہ آپ چین سے کیوں دوستی کر رہے ہیں. جی, فیلڈ مارشل ایوب خان صدر تھے, ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے. ہم نے چین کے ساتھ دوستی کی امریکی مخالفت کے باوجود. 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے, اور انہوں نے نیوکلیر بم شروع کیا, اور امریکہ کے تحفظات تھے. 1998 میں شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, امریکہ کے تحفظات تھے, آپ دھماکہ نہ کریں. ہم نے ان کی مخالفت لے کے دھماکہ کیا. تو ہم نے جہاں ہمارے کور انٹرسٹ ہیں, تاریخ ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دفاع کیا, اپنے فیصلے خود کیے, یہ پرواہ نہیں کی کہ امریکہ یہ کرے گا. تو اب بھی یہ ہے کہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے سی پیک, ریڈ لائن ہے ہمارے لیے ایران پائپ لائن, کیونکہ ہمارے مفادات اس خطے میں ہیں. امریکہ ہے, لیکن فرسٹ اٹ از دا ریجن, دین اٹ از دا مسلم ورلڈ, دین اٹ از دا ویسٹ. اس آرڈر میں دیکھیں آپ, ریجنل جو آپ کے ہمسائے نمبر 1 آتے ہیں, پھر آپ کے مسلم امہ آتا ہے, اور پھر آپ کا مغربی ممالک آتے ہیں اس آرڈر میں. اور جو چین دے رہا ہے ہمیں, وہ امریکہ نہیں دے سکتا, نہ دینے کو تیار ہے آپ کو. تو اس حوالے سے ہم وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہم نے کس طرف کیا کرنا ہے. مجھے پوچھا واشنگٹن میں پچھلے دنوں گیا تھا, 1 سال پہلے کی بات ہے, وچ سائڈ آر یو آن سینیٹر, ٹیل می, آر یو ود امریکہ اور چائنا, اور وچ سائڈ؟ میں کہا وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, اینڈ ہسٹری میں اس وقت
اٹس ایشین سینچری. جو علامہ اقبال نے کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. تو ورلڈ از چینجنگ, ویسٹ کا ڈکلائن ہے, ایشین سینچری آ گئی ہے, ایک نیا ورلڈ ابھر رہا ہے. تو ہم تاریخ کے صحیح رخ پہ ہونا چاہیے ہمیں, نہ کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے یا اپنے چھوٹے موٹے مفادات کی نو ڈاؤٹ ورلڈ از چینجنگ. اس میں اگر امریکہ آپ سے اڈے مانگتا ہے, چاہے فزیکل اڈے یا سی آئی اے کے اڈے یا ڈرون کے اڈے, ہم ہر, کیونکہ یہ اڈے پھر آپ کے جو ہمسائے ہیں ان وہ ناراض ہوں گے اور نہ آپ کے مفاد میں. ہم اڈے دے چکے ہیں ماضی میں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. بالکل صحیح, ورلڈ از چینجنگ اینڈ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سی پیک از آور ریڈ لائن. ہمارے ساتھ موجود تھے بین الاقوامی امور کے ماہر سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ہم ایران اسرائیل تنازع پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے اب سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ بتائیے, ایرانی حملے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کا یہ حق بنتا تھا کیونکہ اس پہ اور اس کی سفارت خانے پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ان کو جواب دینا تھا. ان کی اپنی ڈومیسٹک آڈینس بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے اور ایران نے وہ جواب دیا. میرے خیال میں یہ اسرائیلی جارحیت کا جواب تھا, نہ کہ یہ خود ایران کی اپنی جارحیت تھی جس کی طرح ویسٹ میں یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل کی جارحیت نہیں, ایران کی جارحیت ہے. میرے خیال میں یہ رد عمل تھا, یہ جواب تھا جو دینا چاہیے تھا, وہ دے دیا ہے. تشویش ہے اس پہ, سب کو ہے. پاکستان نے بھی اس کا اظہار کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ ایک میجر رسپانس تھا جو ایران نے دیا. اس آپ کو جسٹیفائڈ لگتا ہے ایران کا حملہ, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے پوری دنیا پر, کیا پڑے گا امپیکٹ اس کا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسپیشلی پاکستان پر؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہ ایک لمیٹڈ تھیٹر ہے. یہ جنگ پھیلنے کا مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اس میں سب سے زیادہ جو خواہش ہے جنگ کو پھیلانے کی وہ تو اسرائیل کی, کیونکہ اس نے غزہ میں جو ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ چاہتا ہے اس سے توجہ ہٹے اور دوسرا منظر آئے جس میں ایران خصوصی طور پر, تاکہ امریکہ بھی اس میں جنگ میں شریک ہو سکے. پر میرا نہیں خیال کہ ایران اسرائیل کے اس منصوبے کو صحیح سمجھتا ہے, وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو اسرائیل کی بڑی پشت پناہی کرتا ہے لیکن وہ بھی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ امریکہ کی توجہ ایران جو چین ہے اور روس ہے اس طرف رہنا چاہتی ہے, وہ ادھر نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ زیادہ نہیں پھیلے گی, کیونکہ سوائے اسرائیل کے اور کوئی ملک اس جنگ کو پھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی یہ جو موو ہے, واز دیٹ اے کیلکولیٹو موو؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں 7 اکتوبر کو حماس نے بھی حملہ کیا تھا اسرائیل پہ, اور اس ٹائم پہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو اس کے کانسیکوینسز ہیں 33,000 جانیں جا چکی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ان کی موو ہے واز دیٹ کیلکولیٹو؟ ایران نے میرے خیال میں بڑا ہی میجر رسپانس دیا ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ آگے اس کو بڑھانا نہیں چاہتے. تاہم اگر اسرائیل دوبارہ کوئی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو میرے خیال میں پھر ایران اس کا جواب دے گا, لیکن جنگ کو وسیع کرنا ایران کے مفاد نہیں, اس لیے وہ یہ نہیں کرنا چاہے گا. اچھا, اسرائیل سلامتی کونسل میں چلا گیا ہے, وہ سلامتی کونسل جس کو اسرائیل خود اس کی قراردادوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو امپیکٹ, اور یہ کیا اس ان کے بیہیویئر میں یہ تبدیلی کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, سلامتی کونسل میں کیا کر سکتا ہے اسرائیل؟ ٹھیک ہے, امریکہ کی حمایت ہے, برطانیہ کی حمایت ہے, فرانس کی حمایت ہے, لیکن چین کی حمایت نہیں ہے, روس کی حمایت نہیں ہے, اور بہت سارے ممالک کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو اس وقت ظلم کر رہا ہے غزہ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ایران کو پرووک کرنے کے لیے, اشتعال دلانے کے لیے اس نے ان کے سفارت خانے پہ حملہ کیا ہے. تو اسرائیل کو تو کچھ نہیں ملنا, وہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کے اوپر جو زیادتی کر رہا تھا اس سے توجہ ہٹ کے وہ ایران کی طرف توجہ لے آئے. یہ اس کا واحد مقصد ہے, اس کے لیے وہاں جا رہا ہے. ورنہ اس کو بھی اقوام متحدہ سے کوئی امید نہیں ہے. وہ اقوام متحدہ جس کے قراردادوں کی وہ خود اتنے عرصے سے خلاف ورزی کر رہا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں. اسرائیل کا ایرانی سفارت خانے پہ اٹیک کرنا کیا آبجیکٹو تھا, مقصد کیا تھا؟
वही डू मकसद यू था थिंक जो कि मैंने ये अर्ज तवज्जो किया। हटाई गई गजब के इशू से या फिर जंग फैलाने का मकसद है? नहीं, जंग फैलाने का भी मकसद है, लेकिन ज्यादा तवज्जो हटाने थी ताकि एक नया थिएटर खुल जाए और उसकी तवज्जो सारी उस तरफ हो जाए, क्योंकि इसराइल के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी, मगरब में भी तनकीद शुरू हो गई थी कि वो बहुत जुल्म ढा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले साउथ अफ्रीका लेकर आया, फिर निकारागुआ ले आया, तो बहुत ज्यादा उन पर तनकीद हो रही थी। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन आ रहे थे इसराइल के खिलाफ, जिसमें इवन अमेरिका ने भी कर दिया था, एब्सटेन कर दिया। तो इसलिए इसराइल एक नया थिएटर खोलना चाह रहा है ताकि वो अमेरिका की मजीद हमदर्दियां हासिल करके ईरान के खिलाफ कोई ना कोई महाज बनाए। ये उसकी साजिश है और मेरा नहीं ख्याल कि ईरान उस साजिश का हिस्सा बनना चाहता है या उसके निर्गे में आना चाहता है। तो इस पूरी वॉर जोन में आपको अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? उसकी पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है? अमेरिका बदस्तूर कायम रहेगा इसराइल की हमायत में, उसकी पुष्टपनाही में अमेरिका रहा है। अमेरिका का यह ख्याल है कि इसराइल मिडिल पॉलिसी का जबरदस्त मोहरा है और सारी जूइश लॉबी अमेरिका के अंदर की हमायत के लिए यकजा होकर खड़ी है। तो इस वजह से अमेरिका इसराइल का ही राइट। ईरानी कशीदगी का गजा की वॉर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपको क्या लगता है, ये मजीद बढ़ेगी, ये सिचुएशन खराब हो गई है, या आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन निकल आएगा? सोल्यूशन तो क्या उसका निकलना है, स्टेलमेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसराइल उनको तौर पर नीस्तो नाबूद नहीं कर सका। उसका ख्याल था कि या तो इनको मैं जिंदा गाड़ दूं, मिस्र की तरफ या जॉर्डन की तरफ भेज दूं, उसकी कोई कामयाबी नहीं हो रही है। हमास भी उसी तरह कायम है, अगरचे जुल्म बहुत है, उसकी वजह से इसराइल की रेपुटेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। के अंदर नेतन्याहू की पोजीशन कमजोर पड़ रही है, वहां पे एहतजाज हो रहे हैं। इसराइल को बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर रहा है और इधर भी अगर वो हिजबुल्लाह को और एक्टर्स को इश्तियाल दिलाता है या हूथीज को इश्तियाल दिलाता है या तो उससे वो किसी हद तक तवज्जो तो हटा सकेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसकी इसमें कोई कामयाबी हो सकेगी। मुस्लिम वर्ल्ड को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको वो डिवाइडेड आ रहा है या आपको लग रहा है कि वो यूनाइटेड है? अगर आप देखें उर्दन का रिस्पांस देखें और बाकी मुस्लिम उम्मा का रिस्पांस देखें। मुस्लिम वर्ल्ड कुछ नहीं कर रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी है और उन्होंने इसराइल के खिलाफ जो वो कर सकते थे वो भी नहीं किया। ठीक है, जंग नहीं करनी वो चाहते हैं क्योंकि उन्होंने जंगें की, लेकिन और बहुत सारे ऐसे एक्शंस थे वो इसराइल के जो माल है उसको खरीदना बंद कर दें, उन पे ऑयल के एम्बार्गो लगाएं या कई और किया हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो मुझे कोई खास इसराइल मुसलमानों से और अरबों से कोई खास ज्यादा तवक्को नहीं है कि वो इस मामले में अपना कोई ज्यादा फाल किरदार अदा कर सकें। इसराइल को तस्लीम करने के लिए बाकायदा कैंपेन की गई, इब्राहिम अकॉर्ड भी हमारे सामने आया। आपको क्या लगता है इस सारी कशीदगी के बाद ये जारी रहेगा? फिलहाल नहीं, इसराइल को तस्लीम किया जाएगा? कुछ अरसे के लिए रुक गया जी। अभी ऐसा नहीं होगा, ना सऊदी अरेबिया करेगा, बल्कि आपको पता है इसराइल के बिहेवियर में आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? अगर अमेरिका के अंदर दबाव बढ़ता गया तो फिर मेरा ख्याल है इसराइल जो है वो मेरे ख्याल में कोई अमन करेगा, क्योंकि अमेरिका भी अब थोड़ा सा बेचैन हो रहा है कि ये जंग का सिलसिला जो इसराइल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका उसका हमायती नहीं है। और वैसे भी अमेरिका के अंदर एक रवाय आमा भी बन रही है कि सीज फायर होना चाहिए। आपको याद होगा कि इस अमेरिका ने जो आखिरी करारदाद थी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें एब्सटेन किया था। तो तब्दीली अमेरिका में आ रही है, तो इसलिए उसकी वजह से इसराइल में भी तब्दीली आ सकती है। अच्छा, ईरान एक रिएक्शन दे रहा है, वो कह रहे हैं कि हम पे हमला किया गया, उसका रिएक्शन आया था, अब हिसाब बराबर हो गया। आपको लगता है कि हिसाब बराबर हो गए या अब हिसाब का भी हिसाब होगा? नहीं, मेरे ख्याल में हिसाब बराबर हो गया। अगर इसराइल ने दोबारा कोई इस तरह की काविश की तो फिर ईरान की तरफ से दोबारा जवाब दिया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि इसराइल को ये शायद ये अब ज्यादा सूटेबल नहीं हो गया कि वो कुछ और करे, क्योंकि अगर प्रोवोकेशन बहुत बढ़ा देता है तो जो इसराइल के अपने हमायती मुल्क हैं यूरोप में और अमेरिका में, उनको भी इस बात पर परेशानी होगी। इसलिए उम्मीद तो ये करनी जाती है कि इसराइल जो है वो होश के नाखून लेगा और इस मामले को दोबारा नहीं बढ़ाएगा। आप ईरान की मिलिट्री पोजीशन को कहाँ रेट करते हैं? आप देखें जिस तरह से कि ये कितना बड़ा थ्रेट है इसराइल के लिए, इसराइल कितनी दफा सोचेगा हमला करने से पहले?
बहुत बार सोचेगा और उसको सोचना चाहिए भी। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, देखें अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इराक को संभाल सका ना अफगानिस्तान को। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके बड़े वसाइल हैं और उसकी जो कौम है बड़ी ही मुतहिद किस्म की मुहिब। इतना आसान नहीं होगा इसराइल के लिए ईरान के साथ ज्यादा कशीदगी को तूल देना, तो इसलिए ईरान का मेरे ख्याल पर ईरान के ऊपर दबाव ज्यादा नहीं डाल सकेंगे ये लोग। क्या आपको एक नया अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, रूस की शक्ल में, चीन की शक्ल में? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अलायंस तो नहीं लेकिन एक अलाइनमेंट बन रही है रूस की, चीन की, ईरान की और भी कुछ मुल्क उसमें शामिल हो सकते हैं। इस वॉर का आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देख रहे हैं कोई? जी वो तो यकीनन होगा, क्योंकि कोई भी जंग होती है तो उसकी सबसे ज्यादा असर और फौरी असर जो है वो तवानाई की प्राइसेस पे आता है, एनर्जी प्राइसेस पे आता है। तो यकीनन मुझे नजर आ रहा है कि उधर कोई थोड़ा सा मसाइल बढ़ेंगे। और आपको पता है कि बहुत सारा कारोबार जिंदगी रुक है, फ्लाइट्स नहीं आ जा पाती हैं, शिप्स पे डाइवर्शन कर लेते हैं, तो कॉस्ट, इंटरनेशनल कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ेगी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस कशीदगी के बाद आप उन इंतखाबात पे क्या देख रहे हैं? क्या असरात मुरतब होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा? अमेरिका में जो इंतखाबात हैं उसमें यकीनन ईरान के ऊपर जो पार्टी बोलेगी उतना ज्यादा वो पॉपुलर होगी। और ऐसा कुछ है कि दोनों पार्टीज, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा। लेकिन क्या दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ऐसे चैनल्स हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं कि बैठ के बातचीत हो सके, कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल सके, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो सके? थर्ड पार्टीज के जरिए तो गुफ्तगू हर वक्त जारी रहती है। और आपको पता है कि ईरान का जो सफारत खाना है वाशिंगटन में, वो उसका इंटरेस्ट सेक्शन को पाकिस्तान लुक आफ्टर, कोई ना कोई राब्ता तो रहता है अक़वाम मुत्तहिदा में और भी जगहों पर, राब्ते तो खत्म नहीं होते। ठीक है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए? लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि पुरअमन तरीके से यह मसला हल हो, और पाकिस्तान का मौका बिल्कुल दुरुस्त है, इससे ज्यादा और कुछ उसमें अमली किरदार अदा नहीं कर सकते। इस पूरे का आप कंक्लूजन क्या देख रहे हैं? स्टेलमेट चलेगा थोड़ी देर के लिए, पर ये मामला जो है ना मेरे ख्याल में फिजल आउट हो जाएगा बहुत ज्यादा। जी बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, आपके वक्त का। मुझे दीजिए इजाजत, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।